हेलो फ्रेंड्स, केवल पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी कुछ कारणों से कुछ दिनों से हम अपना वीडियो नहीं बना पा रहे थे, परंतु अब क्लासें क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आप बस अपने पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, बार बार उन टॉपिक्स को पढ़ते रहें, ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं। और क्लियर होगी तो आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले हमने भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ा, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हमने पढ़ा। अब क्या है, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट को हम पढ़ेंगे। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया था, पहले इस पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ दोष 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में रह गए थे। आपको मैंने तब भी बताया था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके दोषों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कुछ बदलाव उससे हटा करके गवर्नर जनरल को काफ़ी कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, परंतु अब क्या है, उस 1773 के अधिनियम के दोषों को तो दूर करना ही था, परंतु 1781 में भी काफ़ी कुछ ऐसे काम किए गए जिसके वजह से गवर्नर जनरल की शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बिना कहे किसी भी देशी रजवाड़ों से, देशी रियासतों से संधि भी करते थे और युद्ध भी करने लग जाते थे। इस वजह से क्या होता था, उनकी ऐसी असीमित शक्ति की वजह से ब्रिटिश सरकार के सामने विद्रोह की भावना देशी रियासतों में आने लग गई थी। थोड़ी बहुत जो ब्रिटिश शासन की जो जड़ें जमने लगी थी, उसे वो सुदृढ़ भी करना चाहते थे ब्रिटिश सरकार। लेकिन क्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि गवर्नर जनरल बिना किसी की सलाह मशवरा से ही क्या कर लेते थे, संधियाँ कर लेते थे, समझौते कर लेते थे, किसी को कुछ भी दिलाते थे या फिर युद्ध करने की घोषणा कर देते थे। अब इस एक्ट के तहत क्या होगा, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की शक्ति को भी थोड़ा बहुत सीमित करेंगे। जो भी गवर्नर जनरल संधियाँ करेंगे, सैन्य शक्ति बढ़ानी है या कोई भी युद्ध भी करना है, उसकी किसी की भी घोषणा करेंगे, तो सबसे पहले वो किससे सलाह लेंगे, एक बोर्ड आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके तहत वो क्या करेंगे, उससे सलाह लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को। ब्रिटिश संसद में पिट्स इंडिया एक्ट को किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था विलियम पिट ने, जो कि उस समय के क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, विलियम पिट थे। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट को क्या किया था, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। अब इस एक्ट का उद्देश्य साफ साफ आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि इस एक्ट का जो उद्देश्य था वो था 1781 के एक्ट की असफलता। ठीक है, इसके बाद में जो ब्रिटिश इस एक्ट के तहत एक बात बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र आते थे, उन सभी पे अब किसका स्वामित्व होगा, ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश सम्राट का। ठीक है, तो एक दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज लाया गया। जो वैधानिक दस्तावेज था वो पिट्स इंडिया एक्ट ही था। इस दस्तावेज के द्वारा ये कहा गया कि कंपनी के द्वारा जो भी अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे, कलकत्ता थे, बम्बई, मद्रास थे, अब उनके लिए एक शीर्षक उपयोग किया जाएगा। और वो शीर्षक कौन सा था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब कि जो भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आ रहे थे, उनको अब किसका नाम दिया जाने लगा, ब्रिटिश सम्राट का या ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र का नाम दिया जाने लगा कि अब ये सारे क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अंडर में आएंगे। ठीक है, मतलब कि कंपनी के कामों पर धीरे धीरे अंकुश लगाना शुरू हो चुके हैं। उनके क्षेत्रों पर भी अब स्वामित्व किसका हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तनातनी चल रही है किसके बीच में, ब्रिटिश सरकार के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा काम इस एक्ट के तहत किया जाने लगा, वो क्या कि इंग्लैंड के अंदर 2 संस्थाएं स्थापित की गई। पहली जो संस्था थी निदेशक मंडल, और दूसरी संस्था है नियंत्रण बोर्ड। इसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं और दूसरे को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के अधिनियम से कार्यरत थी ही, परंतु इस अधिनियम के तहत 1784 के अधिनियम के तहत
इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये जो निदेशक मंडल था, ये कंपनी के किस कामों पर ध्यान देता था? कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर ध्यान देता था, क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर्स से मिलकर के बनी हुई थी। ठीक है, तो ये व्यापारिक मामलों पर ध्यान देते थे, परंतु इन डायरेक्टरों का एक काम था कि ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसलिए ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी पर कंट्रोल कर रखा था इन्होंने, किस कार्यों को लेकर के? व्यापारिक कार्यों को लेकर के। ठीक है, अब नियंत्रण बोर्ड क्या करने का कार्य करता था? नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा? अब जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति किसने हासिल कर ली थी? कंपनी ने। तो उस कार्यों की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए किसने गठित किया? राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए हमारे ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। ठीक है, तो दो बात क्लियर हो गई है आपको। एक तो क्या कि निदेशक मंडल का गठन किया गया, क्यों? क्योंकि व्यापारिक कार्यों हेतु ये कार्य किया गया। व्यापारिक कार्यों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। ये क्या है? निर्देशक मंडल है। ठीक है, और नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका गठन ब्रिटिश सम्राट ने किया था। और ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया था? ये जो बोर्ड था, ये राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए, जिसके अंदर कौन कौन से कार्य आते थे? सैनिकों से संबंधित, असैनिकों से संबंधित और राजस्व से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि नया बोर्ड बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड। तो ये नियंत्रण बोर्ड जो था, अब ये नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा? भारत में आकर के कंपनी के राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की हमारे यहाँ क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हम पढ़ेंगे। ये गठन कैसे होता है, किन किन लोगों से मिलकर के बनता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कहाँ थी? इंग्लैंड के अंदर थी। अब ये जो आई इसलिए थी, इसका गठन क्यों किया गया? पहले तो एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, गठन क्यों किया गया? तो क्यों किया गया था? कंपनी के राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, अभी कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो ये 6 सदस्यों से मिलकर इसका गठन किया गया। ठीक है, अब वो 6 सदस्य कौन कौन से होंगे? तो एक सदस्य होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो कि अर्थ मंत्री के समान होता था। किसके समान होता था? ये एक अर्थ मंत्री के समान होता था। ठीक है, और ये जो राज्य सचिव था, ये एक तरीके का विदेश मंत्री था, जिसको भारत में राज्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 4 सदस्य उसमें कौन होंगे? तो 4 सदस्य होंगे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। कौन कौन होंगे? प्रिवी काउंसिल के सदस्य। अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके अंदर जो 6 सदस्य थे, अब 6 सदस्यों में एक हो गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक सदस्य हो गया राज्य सचिव, सदस्य हो गया प्रिवी काउंसिल के सदस्य। ठीक है, प्रिवी काउंसिल के सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, अब इस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक अध्यक्ष भी होगा। कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा। अब वो अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा जो ब्रिटिश हमारी मंत्रिमंडल है। कौन? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। क्लियर हो चुकी है? ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इन सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा और इनको नियुक्त करने का और हटाने का अधिकार किसे दिया गया? सिर्फ सम्राट को दिया गया था। ध्यान में रखना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो कई बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते भी हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, उनको हटाने का और उनको लगाने का, नियुक्त करने का काम कौन करता था? तो याद रखना, ब्रिटिश सम्राट का काम था ये, और ब्रिटिश सम्राट ही अपनी इच्छा अनुसार इनको नियुक्त कर सकती थी और हटा सकती थी। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल था,
गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी देशी नरेशों से संघर्ष करने या सहायता देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, सबसे बड़ा प्रावधान था ये। सबसे बड़ा प्रावधान क्या किया गया, तो जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को 1781 के एक्ट के तहत बहुत असीमित कर दिया गया था, परंतु अब इस एक्ट के तहत 1784 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से ही हमारे गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। किसी भी देशी रियासतों से जो भी रिलेशन बनाने होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की अनुमति से ही इनको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की भी अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई थी। ऐसी व्यवस्था के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के क्या बन चुके थे, ब्रिटिश सरकार के 2 शासक बन चुके थे। और वो 2 शासक कौन कौन से थे, यहाँ पर निदेशक मंडल का गठन किया गया था। यह निदेशक मंडल पहले से विद्यमान था, जो कि कंपनी की तरफ से व्यापारिक कामों को देखता था। किसको, कंपनी की तरफ से व्यापारिक कामों को देखता था। और ये जो नियंत्रक मंडल का जो गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया, इसके द्वारा राजनीतिक कार्यों की देखरेख की जाने लगी। ठीक है, तो क्या किया गया, यहाँ पे कार्यों का विभाजन किया गया। क्या किया गया, कार्यों का विभाजन किया गया। व्यापारिक कामों को अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे भारत में द्वैध शासन की स्थिति आ गई। क्या हो गया, द्वैध शासन भारत में वापस से लग गया। अब तो ये द्वैध शासन कौन कौन किस किस का शासन रहेगा, तो वो रहेगा एक तो कंपनी का, जो कि व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते थे निदेशक बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना। अब और दूसरा नियंत्रक मंडल के द्वारा ब्रिटिश सरकार का शासन हमारे यहाँ पर चलने लग गया था। अब ये जो स्थिति होगी, ये पूरी स्थिति 1858 के जो अधिनियम आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हो जाता तब तक ये स्थिति ऐसे कैसे बनी रहेगी। दोनों के माध्यम से हमारे यहाँ पर भारत में क्या चला था, शासन चलने लग गया था। इसी स्थिति को 1784 के एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन का लगना कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भी भारत में क्या लगा था, द्वैध शासन की स्थिति आई थी। याद रखना, एक द्वैध शासन बंगाल में लगा था, जो कि 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत लगा था, जिसे 73 के अधिनियम के तहत हटाया भी गया था। ठीक है, अब दूसरा द्वैध शासन लगा है 1784 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये स्थिति तब तक बनी रहेगी 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। ये स्थिति ऐसे कैसे बनी रहेगी। ठीक है, अब एक और काम किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य हुआ करते थे, जो हमने 1773 के अधिनियम के तहत पढ़ा था, तो वो 4 सदस्य में से जो कार्यकारिणी परिषद थी, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाता था जल्दी से, इसलिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी सदस्यों की संख्या को कम किया गया। 4 से हमने क्या कर दिया, सदस्यों को भी 3 कर दिया गया। और यही स्थिति हमने प्रांतों में की थी। ये तो भारत का गवर्नर जनरल था ना, परंतु यही स्थिति प्रांतों के अंदर भी की गई। कार्यकारिणी प्रांतों में भी गवर्नर की जो कार्यकारिणी हुआ करती थी, उसमें 4 सदस्यों में से 3 सदस्य कर दिया गया। ठीक है ना। अब इस परिषद को, कौन सी परिषद को, कार्यकारिणी परिषद को सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि व राजस्व देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। क्या क्या दी गई, सैन्य शक्ति तो वैसे ही इनके पास थी, लेकिन अभी तक सेनापति नहीं बनाया गया है। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरलों को इनको अभी तक सेनापति नहीं बनाया गया है। सेनापति बनाया जाएगा सबसे पहले कॉर्नवालिस को बनाया जाएगा, 1786 के एक्ट के तहत बनाया जाएगा। ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर कॉर्नवालिस ने कौन सा किया था, तो वो कार्य किया था स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त का काम भी कौन करेंगे, हमारे कॉर्नवालिस करेंगे। याद रखना, ये जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस क्या काम करते हैं, स्थायी बंदोबस्त का काम भी करते हैं यहाँ पर। और सेनापति की सर्वोच्च शक्तियों को भी किसे दे दिया गया, कॉर्नवालिस को दे दिया गया था। ठीक है। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
इस स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया गया था। कब दिया गया था? 1784 के एक्ट के तहत ही सुझाव दिया गया था। ठीक है ना? किसका सुझाव दिया गया था? तो भाई ये सुझाव दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया गया था। अब प्रांतों में भी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। अब इन प्रांतों में जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, इन कार्यकारिणी परिषद में जो 3 सदस्य कर दिए गए थे, इन 3 सदस्य के अंदर से ही एक को प्रांतों का सेनापति बनाया जाना निश्चित किया गया कि इन 3 सदस्यों में से एक क्या बनेगा? एक सेनापति बनेगा। जो ठीक है। अब क्या है, यदि प्रांतीय सरकारों द्वारा केंद्रीय शासन की अनुपालना नहीं की जाएगी, आपको पता है हमारे जब एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 356। ठीक है ना? अनुच्छेद 356 में क्या किया जाएगा कि जब राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र की, संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलता है, तो वहाँ पे संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर क्या लग जाता है? आपातकाल की स्थिति है वो लग जाती है। ठीक है ना? राज्यों के अंदर आपातकाल लग जाता है। और इसी के अंदर एक प्रावधान और किया जाता है कि अगर केंद्र के आदेशों के अकॉर्डिंग प्रांत अगर कार्य नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर मनमाना व्यवहार करते हैं और केंद्र की किसी भी कार्य की अनुपालना नहीं होती है, तो वहाँ पर भी आपातकाल लग सकता है। ठीक है। अब ऐसी वो थोड़ी बहुत झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐसी झलक हमें देखने को मिलती है 1784 के पिट संख्या एक्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें भी कहा गया कि प्रांतीय सरकारों द्वारा केंद्रीय शासन की अनुपालना नहीं करने पर क्या किया जाएगा कि गवर्नर जनरल को इन सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया था, हटाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये थोड़ी बहुत जो छाप हमें दिखती है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? 1784 के एक्ट के तहत मिलती है। इसी के साथ 1784 में एक कार्य और होता है। इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट की स्थापना होती है। ये कोर्ट की स्थापना इसलिए होती है क्योंकि जो भारत के अंदर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सभी के जो भी अवैध कार्य ये करते थे, अनैतिक कार्य करते थे, कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से भारत को बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता था, इनके मुकदमों को चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। आशा है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।